इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटिका। ये कक्षा 5 की हिंदी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले इसका नाम था कलरो। अब ये इस सत्र से यानी 2021-22 सत्र से इसका नाम वाटिका रख दिया गया है। तो इसमें आज हम लोग प्रश्नोत्तरी के संबंध में आज हम लोग इसकी पुनरावृत्ति देखेंगे। जो पुस्तक में लास्ट में पुनरावृत्ति दी गई है, इसका हल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि इस पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्यों को प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया है शीतल, सर्वोच्च, धृष्टता, प्रतिष्ठा, आर्थिक, मुश्किल, हिमपात, निर्भीक। अब इसमें हमें इसका अर्थ बताना है और इसको अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना है। वैसे तो हम वाक्य प्रयोग कोई भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमने वाक्य प्रयोग किया है उसी को हम पढ़ें या बच्चों को बताएं। तो शीतल मीन ठंडा होता है। वाक्य प्रयोग, गर्मी में शीतल जल पीने में मज़ा आता है। तो इसे हम अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा कि देश में राष्ट्रपति पद सर्वोच्च होता है। इसके बाद आता है धृष्टता। धृष्टता मीन होता है दुस्साहस। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुम्हारे साथ यह धृष्टता किसने किया। अगला है चौथा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मीन होता है सम्मान। वो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि अच्छा काम करने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके बाद है आर्थिक। आर्थिक मीन्स होता है धन संबंधी। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कोविड-19 के कारण अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसके बाद आता है मुश्किल। मुश्किल का मतलब है कठिन। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा गणित के प्रश्न मुश्किल से हल होते हैं। आगे है हिमपात। हिमपात मीन होता है बर्फबारी। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि ठंड के दिनों में पहाड़ी इलाकों में हिमपात होता है। इसी के आगे अगला शब्द दिया गया है निर्भीक। निर्भीक मीन क्या होता है निडर। इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि हमें निडर बनना चाहिए। मीन्स हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें निर्भीक बनना चाहिए। यहाँ पे निडर हमने इसका मीनिंग लिख दिया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमें निर्भीक बनना चाहिए। आगे आता है कि दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण छांटिए। अब इसमें दिया है हंसता हुआ, गाय, नीला, कोमलता, अधिक, तुम, मीना, देवता, मिठाई, दौड़ना, हम, गिलास, उसने, फीका, मुरादाबाद, पेंसिल, खेल, गाते हुए, खेलना। गाते हुए खेलना। अब इसमें हमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण को अलग अलग करने हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्दों को देखते हैं। तो संज्ञा में हमारा आ जाएगा गाय, कोमलता, मीना, देवता, मिठाई, गिलास, मुरादाबाद, पेंसिल और खेल। इसके बाद सर्वनाम शब्द में हो जाएगा तुम, हम, उसने। और विशेषण शब्द में हो जाएगा नीला, अधिक, फीका। और इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में हो जाएगा हंसता हुआ, दौड़ना, गाते हुए, खेलना। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि नीचे लिखे गए मुहावरों का अर्थ सहित अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला दिया गया है कि सिर ऊंचा करना। दूसरा दिया है प्रतिष्ठा और पर आँच आना, यानी प्रतिष्ठा पर आँच आना। और अगला दिया है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। और अगला लास्ट दिया है रफू चक्कर होना। इसमें आता है कि सिर ऊंचा करना मीन्स होता है गर्व महसूस करना। तो इसमें वाक्य प्रयोग है कक्षा में प्रथम आकर बच्चे ने अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। इसके बाद आता है प्रतिष्ठा पर आँच आना। इसमें मान सम्मान कम होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि बच्चों ने
बच्चे के चोरी करने की आदत के कारण माता पिता की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। हाँ, इसके बाद अगला मुहावरा दिया गया है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। मीन्स होता है काम शुरू होते ही बाधा आना। इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि रामू पढ़ने में तो बहुत तेज था, लेकिन परीक्षा के समय अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। इसी को कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। आगे अगला मुहावरा दिया गया है कि रफू चक्कर होना, यानी भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गए। आगे अगला प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि नीचे लिखे तद्भव शब्दों के तत्सम लिखिए। अब ये तद्भव शब्द दिए हैं, जैसे कृषि, मानुष, पशु, शोभित, कादर, संपत्ति और श्याम। ये सब क्या है, ये हमारे तत्भव शब्द दिए हैं, हमें तत्सम शब्द लिखना है। तो तत्भव तत्सम देख लेते हैं। कृषि का हो जाएगा कृषि, मानुष का मनुष्य, पशु का पशु, शोभित का शोभित, कादर का कायर और संपत्ति का संपत्ति और श्याम का श्याम। अब इसके बाद आगे आता है कि वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो ये वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्यांश और एक शब्द, यानी देश से प्रेम करने वाला। देश से प्रेम करने वाला क्या कहलाएगा, देश प्रेमी। इसके बाद है सदैव सत्य बोलने वाला। सदैव सत्य बोलने वाला सत्यवादी। सत्य के लिए आग्रह मीन्स सत्याग्रह। और लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, एक शब्द में इसको हम लिख सकते हैं लौह पुरुष। और शिक्षा देने वाला शिक्षक हो जाएगा। इसी के आगे प्रश्न संख्या 6 दिया गया है इसमें कि नीचे लिखे शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। प्रतिदिन, सुमित, हिमालय, कर्तव्य, अधिकार, खरगोश, दुनिया। ये शब्द दिए गए हैं, इसको हमें वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो वर्णमाला के क्रम में जैसे पहले स्वर आता है, फिर व्यंजन आता है, तो हम छोटा आ से शुरू करेंगे, ज्ञा तक जाएंगे क्रम में, तो उसी क्रम में हमें इसको लिखना है। तो अधिकार हो गया, अधिकतर हो गया, कर्तव्य, खरगोश, दुनिया, प्रतिदिन, सुमित और हिमालय, ये हमारे वर्णमाला के क्रम में हो गए। तो प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर ओ, पिछली रात मुझे बाहर जाना पड़ा। ओ, यहाँ पर विस्मय सूचक शब्द चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद ये प्रश्नवाचक पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। मुझे पिछली रात बाहर जाना पड़ा। इसके बाद दूसरा वाक्य दिया गया है कि तुम इस समय कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पे ये चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि तुम इस समय कहाँ जा रहे थे। ये हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें ये है प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है कि अपनी कॉपी, किताब, पेंसिल लेकर यहाँ आओ। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉपी, कॉपी जिसने दी गई कॉपी, कॉपी में कॉमा लगा देंगे, फिर इसके बाद किताब में कॉमा लगा देंगे, फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमने लिखा है कि अपनी कॉपी, फिर कॉमा, फिर किताब, फिर कॉमा, पेंसिल लेकर यहाँ आओ, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। और इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 8, अपनी पसंद की सब्जी पकाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये कक्षा 5 का है, इसलिए हमने ये सब्जी का जिक्र इसमें नहीं किया है। ये हम क्लास में बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनकी मनपसंद सब्जी क्या है और मनपसंद सब्जी को कैसे पकाते हैं, उसकी विधि हम तरह तरह से सभी बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है, इसको हम बच्चों से निकलवाएंगे। आगे अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो ये फूल दिया है और कौवा दिया। अब हम फूल और कौवा को जोड़ के हमें एक वाक्य बनाना है। तो हम देखते हैं कौन सा वाक्य बनता है। तो बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर डंडा मारा, तभी पेड़ पर बैठा कौवा काँव काँव करके उड़ गया। इसके बाद दूसरा दिया गया है जूता चूहिया। अब जूता और चूहिया को जोड़ के एक वाक्य बनाना है। तो इसका वाक्य है, चूहिया ने पिंकी के नया जूता कुतर दिया, यानी नए जूते उसके कुतर दिए। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 10, चिड़िया ने अपने दाने के लिए किस किस से प्रार्थना की। तो चिड़िया ने अपने दाने के लिए बढ़ई, सिपाही, चींटी, राजा,
मंत्री और थानेदार से प्रार्थना की। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि राजा ने घायल अपरिचित आदमी को किस प्रकार सहायता की। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजा ने घायल अपरिचित आदमी के पेट में बने घाव को धोकर पट्टी बांधी, और जब पट्टी खून से भीग जाती तो राजा उस पट्टी को बदल देता। कुछ देर के बाद जब खून बहना बंद हुआ तब आदमी को होश आया, तब राजा ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नीम के पेड़ की क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर है कि नीम के पेड़ का उपयोग एक औषधीय पौधे के रूप में किया जाता है। नीम का दातून करने से दांत मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम की पत्ती पानी में उबालकर उससे स्नान करने से चर्म रोग जैसे खाज खुजली में आराम मिलता है। नीम की छाल का लेप भी सभी प्रकार के चर्म रोगों व घाव को ठीक करने में काम आता है। नीम की लकड़ी से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। तो ये तो हुआ नीम के पेड़ की उपयोगिता। अब इसके बाद आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है या क्यों अमर है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में अंग्रेजों से वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे आता है कि युवक ने स्वामी राम तीर्थ से फलों का मूल्य क्यों स्वीकार नहीं किया। तो इसका उत्तर है कि युवक ने फलों का मूल्य स्वामी राम तीर्थ से लेना स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि उस युवक ने सोचा कि यह व्यक्ति अपने देश में किसी से यह न बोले कि जापान में फल आगे उसी के है, जापान में फल नहीं मिलते, इससे अपने देश अर्थात जापान देश की प्रतिष्ठा कम होगी। तो यानी अपने देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस व्यक्ति ने उनको फल ला के दे दिया स्वामी राम तीर्थ को, और कहा कि हम इसके बदले में पैसा नहीं लेंगे, बल्कि जहाँ वो अपने देश में जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे, जहाँ भी जाएंगे ये नहीं कहेंगे इसके बदले में कि जापान में फल नहीं मिलते। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, कछुआ और खरगोश कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब इसका कहानी दिया गया है, कहानी को पढ़ते हैं। कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे और खेलते थे। एक दिन खरगोश ने कछुआ से कहा, मित्र, क्यों ना एक दिन हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। कछुआ बोला, मैं तैयार हूँ। एक दिन दोनों में दौड़ प्रतियोगिता हुई। कछुआ धीरे धीरे चला जबकि खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ आगे निकल गया। एक पेड़ के पास पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो भी बहुत पीछे है होगा, क्यों ना हम थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। अब खरगोश को अचानक, जैसे ही वो आराम करने के लिए लेटा, खरगोश को अचानक नींद आ गई। अब जब नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ अपने गंतव्य स्थान, तो वो तेजी से गया उस स्थान तक और उसने देखा कि कछुआ जो है पहले अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुका है, और वहाँ जो जानवर मौजूद से वो सब उन्हें मालाएं पहना रहे हैं। इस प्रकार प्रतियोगिता में खरगोश की हार हो गई, और जो धीरे धीरे चलने वाला कछुआ था वो प्रतियोगिता जीत लिया, यानी कछुआ जो है जीत गया। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म तथा सबसे बड़ा अधर्म किसे बताया है। तो तुलसीदास ने परोपकार को सबसे बड़ा धर्म बताया है, और दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म बताया है। इसके बाद आता है वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वृक्षों की कमी से कहीं बाढ़ कहीं सूखा का सामना करना पड़ रहा है। वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, और धरती पर बिना वृक्ष के जीवन भी असंभव है, क्योंकि जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन हमें वृक्षों से ही मिलती है। आदि कारणों से वृक्षारोपण आवश्यक है।
आगे आता है, आगे प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि पहली पंक्ति दी गई है का पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन। तो इसका भाव ये हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव ये है कि पंच का पद बहुत ही प्रतिष्ठित और उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। पंच का सबसे पहला कर्तव्य है कि ये होता है कि वह सबके साथ बिना किसी भेदभाव के उचित न्याय करे, अर्थात पंच किसी का ना तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। अब इसका भाव हो जाएगा कि छोटी सी नदी का यह बहता हुआ जल प्रतिदिन पृथ्वी और सूर्य का ताप सहन करके भी कितना शीतल है। आगे गा है विकराल वज्र में बादल सा, अरकी सेना पर घेर गया। इसका भाव हो जाएगा कि चेतक जो है भयंकर वज्र रूपी बादल की तरह अचानक शत्रुओं की सेना पर टूट पड़ा। आगे दिया है कि अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल। इसका भाव हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अमृत रूपी ऊँटों पर मुरली सुशोभित है और उनके हृदय में वैजंती फूलों की माला शोभायमान है। अगला दिया है कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। इसका भाव हो जाएगा कि कायर मनुष्य अर्थात कायर मन वाले व्यक्ति का एक ही सहारा होता है, वह ईश्वर। वह कौन है? वह है ईश्वर। वह आलसी मनुष्य हर बात पर ईश्वर से सहायता मांगने लगता है। इसके बाद इसमें लास्ट पंक्ति दी गई है, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। अब बाल श्री कृष्ण नंद के आंगन में पीली धोती पहने हुए कभी कुछ खेलते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। जब वे चलते हैं तो उनके पाँव में बंधी पैंजनी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न और भी पुस्तक पे दिए गए हैं जिसको हम देख लेते हैं। जैसे ये प्रश्न संख्या 13 दिया गया है कि इस पुस्तक की आपको कौन सी कविता अच्छी लगी और क्यों। तो क्योंकि बच्चे पूरी की पुस्तक पढ़ चुके होते हैं तो हम बच्चों से इसको पूछ सकते हैं कि कौन सी कविता तो आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी। और इसके बाद आता है कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों, कौन सा निबंध जीवनी अच्छी लगी और क्यों। ये सारे प्रश्न हम बच्चों से निकलवाएंगे। इनके उत्तर जो है हम बच्चों से पूछ सकते हैं। और आगे आता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए बुजुर्गों के प्रति। तो बच्चों के बीच में ये सब डिस्कशन करने हैं, इन बिंदुओं पर डिस्कशन करने हैं कि विकलांगों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, वृक्षों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने से छोटों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, सड़क पर चलते समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सभी बिंदुओं पर हमें खुलकर बच्चों के बीच में चर्चा करनी है और उनसे घर से उनकी विषय में लिख कर लाने के लिए कहना है। 2-2, 3-3 पंक्तियाँ अपने मन से किसी एक विषय पर लिखिए। जैसे एक कविता कोई लिखना है, एक कहानी लिखना है, एक निबंध लिखना है। अब इसमें से जो उनको पसंद हो कुछ भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद है सुनाइए अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई एक लोक कथा। उनके आसपास जो भी लोक कथा प्रचलित है वो सुनाएंगे कहानियाँ। आगे है कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे सभी प्रश्नों को हल करिए। अब सुबह सुबह एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था। लहरों के साथ बहुत सारे छोटे छोटे जीव किनारे रेत पर आ जाते। लहरों के वापस लौटने पर उनमें से बहुत से जीव रेत पर ही छटपटाते रह जाते। टहलने वाला व्यक्ति छोटे छोटे जीवों को पकड़ता और समुद्र में वापस डाल देता। एक दूसरा व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसने कहा, तुम क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो? समुद्र का किनारा कितना विशाल है, असंख्य जीव आ जा रहे हैं, तुम कितने को बचा पाओगे? क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी मेहनत से? छोटे छोटे जीवों को
समुद्र में वापस छोड़ते हुए व्यक्ति ने कहा, इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन जीवों को अवश्य फर्क पड़ेगा जो वापस समुद्र में पहुंच जाएंगे। तो इसमें पूछा गया कि इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। तो 4 प्रश्न बच्चों के द्वारा हम बनवा सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद। तो जैसे समुद्र के किनारे कौन टहल रहा था, या सुबह सुबह समुद्र के किनारे कौन टहल रहा था, या लहरों के साथ बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु किनारे रेत पर आ जाते। तो हम यहाँ पर ये प्रश्न बना सकते हैं कि जीव जंतु रेत पर कैसे आ जाते, यानी लहरों के साथ आ जाते। इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं। आगे आता है कि इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक यही है कि जीवों पर दया करना। और आगे आता है इस अनुच्छेद पर मनचाहा चित्र बनाइए। तो ये बच्चों के माध्यम से हम चित्र बनवा सकते हैं। इसके बाद ये भी हमें एक बधाई पत्र उसे बनवाना है और एक सड़क सुरक्षा पर बधाई पत्र लिखना है और एक सड़क सुरक्षा पर पोस्टर जो है बनवा के लाना है। तो ये सब काम में बच्चों से करवाने हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।